नमस्कार। कभी सोचा है कि एक किताब कैसे 1 अरब से ज्यादा लोगों के सपनों, उनके हक और उनके भविष्य का पूरा नक्शा हो सकती है? जी हाँ, भारत का संविधान ठीक यही है। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, बल्कि हमारे देश का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। तो आज चलिए इस शानदार इमारत की सैर करते हैं और इसके उन हिस्सों को जानते हैं जो न सिर्फ हमारे लोकतंत्र को चलाते हैं, बल्कि हम सबकी जिंदगी पर असर डालते हैं। तो चलिए इस टूर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सीधे उन हिस्सों और आर्टिकल्स पर फोकस करेंगे जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार-बार सवाल आते हैं। हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर ये नियम, कानून मिलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मशीनरी को चलाते कैसे हैं। हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम संविधान की नींव को समझेंगे, फिर सरकार के 3 बड़े-बड़े पिलर्स का जायजा लेंगे और आखिर में उस खासियत को जानेंगे जो इस किताब को हमेशा के लिए रेलेवेंट बनाए रखती है। तो हर बड़ी इमारत की तरह हमारे संविधान की भी एक मजबूत नींव है और ये नींव 2 बहुत बुनियादी सवालों का जवाब देती है। पहला, भारत क्या है? और दूसरा, भारतीय कौन है? चलिए इन्हीं आधारशिलाओं को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, संविधान का भाग 1 ये बताता है कि भारत की भौगोलिक सीमाएं क्या हैं। ये भारत को राज्यों का संघ कहता है, राज्यों का समझौता नहीं। इसका मतलब है कि भारत अटूट है। और फिर आता है भाग 2, जो नागरिकता की नियम तय करता है। मतलब ये कि इस महान राष्ट्र के परिवार का सदस्य कौन बन सकता है। यही वो बेस है जिस पर आगे अधिकारों और कर्तव्यों की पूरी इमारत खड़ी होती है। लेकिन इन नागरिकों को सबसे कीमती तोहफा क्या मिला है? वो कौन सी ताकत है जो सरकार की शक्ति को भी सीमित कर देती है और हर इंसान की गरिमा को बचाती है? इसका जवाब अगले ही हिस्से में है। और वो जवाब है भाग 3, यानी हमारे मौलिक अधिकार। इसे यूं ही संविधान की आत्मा नहीं कहा जाता। ये वो सुरक्षा कवच है जो हर नागरिक को मिला हुआ है, राज्य की असीमित शक्ति के खिलाफ। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से तो ये हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे अच्छे से समझिएगा। लेकिन इन अधिकारों को असली ताकत कहाँ से मिलती है? वो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जरा सोचिए, ये वो चाबी है जिससे आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो। यही वो शक्ति है जो इन अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनाती है। अच्छा, अधिकारों की बात हो गई तो अब कर्तव्यों की भी होनी चाहिए। संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि देश हमारे लिए क्या करेगा, बल्कि ये भी बताता है कि देश को हमसे और सरकार से क्या उम्मीदें हैं। यहीं पर आते हैं भाग 4 और 4A, जो एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक नैतिक गाइड बुक की तरह हैं। मतलब इन्हें अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ भाग 4A, जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया था, वो हम नागरिकों के नैतिक कर्तव्य तय करता है। ये अधिकार और कर्तव्य के बीच का एक खूबसूरत संतुलन है। तो नींव तो हमने समझ ली। अब चलिए इमारत के मुख्य ढांचे की तरफ बढ़ते हैं। ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पर देश की सरकार टिकी हुई है, केंद्र से लेके जमीनी स्तर तक। सबसे पहले आता है भाग 5, जो केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी को सेट करता है। राष्ट्रपति, हमारी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, और सुप्रीम कोर्ट, देश को चलाने वाले ये तीनों सबसे बड़े इंजन इसी भाग के नियमों से चलते हैं। और जैसा केंद्र में होता है, बिल्कुल वैसा ही ढांचा राज्यों में भी है। भाग 6 राज्य सरकारों की मशीनरी को बताता है। आप कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार की संरचना का एक आईना है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट्स के काम करने का तरीका बताया गया है। लेकिन शासन सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से तो नहीं चलता है ना। लोकतंत्र की असली ताकत तो जमीन से आती है, और हमारा संविधान इस बात को बखूबी समझता है। और यहीं पर आता है भाग 9। इसने 73वें और 74वें संशोधन के जरिए तो जैसे एक क्रांति हिला दी। इसने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब पावर को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर सीधा गांव और शहरों तक पहुंचा दिया। यही तो असली स्वराज है। एग्जाम के लिए यह हिस्सा बेहद जरूरी है। अच्छा, अब हमने सरकार के अलग अलग लेवल्स को तो देख लिया, पर सवाल ये है कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। इनके बीच ताकत और सबसे जरूरी
पैसे का बंटवारा कैसे होता है? इसका जवाब हमें मिलता है भाग 11 और 12 में, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की आप कह सकते हैं फंक्शनल वायरिंग है। यही तय करते हैं कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा और पैसों का लेन देन कैसे होगा। सच पूछिए तो ये वित्तीय संबंधी केंद्र और राज्यों के रिश्तों की असली परीक्षा होते हैं। और इस वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए एक अंपायर की जरूरत तो पड़ेगी ही। ये भूमिका निभाता है वित्त आयोग, जिसके बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे के सही बंटवारे की सिफारिश करती है, ताकि हमारा फेडरल ढांचा बिना किसी रुकावट के चलता रहे। एक लोकतंत्र कितना सफल है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं और हर तबके को नुमाइंदगी मिलती है या नहीं। तो चलिए अब उन इंतजामों को देखते हैं जो ये सब पक्का करते हैं। लोकतंत्र की जान होती है निष्पक्ष चुनाव, और इसकी गारंटी देता है भाग 15। इसका आर्टिकल 324 एक बहुत ही ताकतवर और आज़ाद चुनाव आयोग की स्थापना करता है। यही वो संस्था है जो ये पक्का करती है कि सरकारें बैलेट बॉक्स के जरिए शांति से और ईमानदारी से बदली जाएं। किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए ये सबसे जरूरी शर्त है। देखिए, एक सच्चा लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का राज नहीं होता, वो ये भी पक्का करता है कि हर आवाज को सुना जाए। भाग 16 इसी सोच को दिखाता है। ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसे ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए विधायिका में आरक्षण जैसे खास प्रावधान करता है, ताकि देश के विकास में कोई भी पीछे ना छूट जाए। हमारा ये टूर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब हम उस खासियत को देखेंगे जो हमारे संविधान को कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई हकीकत बनाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो वक्त के साथ बदल सके। भाग 20 का आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन करने यानी बदलाव करने की शक्ति देता है। यही वो मैकेनिज्म है जो हमारे संविधान को 70 साल बाद भी आज के दौर के लिए प्रासंगिक और काम का बनाए रखता है। तो ये है हमारे संविधान की विशाल इमारत का एक क्विक मैप। ये स्लाइड आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक बेहतरीन चीट शीट है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे याद रखिए, क्योंकि यही वो पिलर्स हैं जिन पर हमारे देश का पूरा ढांचा टिका हुआ है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं, संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर एक ऐसा दस्तावेज क्यों बनाया जिसे बदला जा सकता है? शायद इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि एक देश कभी एक जगह रुकता नहीं, वो बढ़ता है, वो विकसित होता है, और उसके सबसे बड़े कानून को भी उसके साथ साथ चलना पड़ता है। सोचने वाली बात है ना?